हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल दीपक क्लासेस में। चैनल पे नए हैं तो बच्चों चैनल को शेयर करिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आप हमसे जुड़ने चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ये जो सीरीज है आप सभी को पता होगा, फॉर्मूला रिवीजन सीरीज जो हमारी चलती है, चाहे कोई भी एग्जाम है, चाहे जेई है, नीट है, इवन सीबीएसई है, कम टाइम में अगर बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है तो वहाँ पर फॉर्मूला रिवीजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये कंफर्म कर लें, मेक श्योर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। कितनी भी अच्छी क्लास हो, मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। कितनी भी अच्छी क्लास हो, कितना भी अच्छा टीचर हो, अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे तो आप 2 या 5% आपका कम हो जाएगा नंबर लाने के या एग्जाम क्रैक करने में। इसलिए फॉर्मूला रिवीजन से कॉन्फिडेंस तो आता ही है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर। फिर वही बात, अगर चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बच्चों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं अपना वो देखता हूँ जब, तो उसमें नॉट सब्सक्राइब का ग्राफ ज़्यादा होता है, सब्सक्राइब का कम होता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। जितने भी हमारे पास मटेरियल हैं बच्चों, हम उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। अगर आप बेसिक बात करें, बेसिक बात ये कि जो सेमीकंडक्टर हैं, अगर हम उसको बेसिकली क्या करें, डिवाइड करें किसके आधार पे, कंडक्टिविटी के आधार पे या कंडक्टिविटी के बेसिस पे, ठीक है, या रजिस्टिविटी के बेसिस पे, तो आपका कुछ डिफरेंस आएगा इसमें। देखो, जो हमारे कंडक्टर हैं या मेटल जिन्हें हम कहते हैं, उनकी जो रजिस्टिविटी होती है बच्चों, वो होती है अप्रॉक्स 10⁻⁻2 से 10⁻8, और कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो कितना हो जाएगा, 10⁻2 से 10⁻8। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये ओम मीटर होगी इसकी यूनिट रजिस्टिविटी की, और इसकी हो जाएगी साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो वैसे ही सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर की जो हमारी रजिस्टिविटी होती है 10⁵ से लेके 10⁻0 मान के चलिए, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 10⁻5 से 10⁻0। ठीक है, और इंसुलेटर की जो होती है रजिस्टिविटी 10⁸ के आसपास होती है, या आप ये कह सकते हैं कंडक्टिविटी -8 के आसपास होती है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जो हमारा रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी कंडक्टर की क्या होती है, लो होती है, जिससे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, तो इसका रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाई कर रही है बीच में। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक आपने पढ़ा होगा बच्चों की टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जिसको हम अल्फा भी लिखते हैं, वो हमारा कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कंडक्टर के लिए मैं अगर आपको बताऊं, रजिस्टेंस जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका रजिस्टेंस बढ़ेगा इन केस ऑफ मेटल या कंडक्टर। जबकि मैं बात करूं आपके सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में ये रिलेशन आपका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आगे होंगे। और यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, टेम्परेचर अगर हम घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, और इंसुलेटर के लिए लार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसमें जो करंट फ्लो होती है, जनरली मेटल के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास इलेक्ट्रॉन, और अभी आगे आप होल पढ़ोगे तो होल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, तो जो इंसुलेटर है इसमें कोई ऐसी कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस था। जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो एक बैंड थ्योरी पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो हमारा बैंड थ्योरी है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था, उसके बेसिस पे हमने क्या किया कि हर किसी, चाहे मेटल है, कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है, उसके पास बैंड होते हैं। बैंड एक
तरह के एनर्जी बैंड होते हैं, जैसे कि उसको हम बैलेंस बैंड कहते हैं, और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, और उससे अपर लेवल पे कंडक्शन बैंड होते हैं। जिस किसी भी मटेरियल में ये जो बैंड गैप है ये आपका 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, जो ये गैप है इनके बीच में, इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। अगर एनर्जी गैप हमारा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा बैलेंस बैंड है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ये आपका मेटल का डायग्राम हो गया। सिमिलरली अगर आप सेमीकंडक्टर करेंगे तो सेमीकंडक्टर में जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन है, ऊपर तो हमेशा कंडक्शन बैंड, नीचे बैलेंस बैंड, तो इनके बीच में जो गैप है, अगर वो गैप हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आया तो हम उसको सेमीकंडक्टर कहेंगे, और अगर 3 से ज़्यादा आ गया तो हम उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो इसी पर हमने बैंड थ्योरी पढ़ी आगे। तो बैंड थ्योरी कहती क्या है? बैंड थ्योरी कहती है कि जो हमारा गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, 0 केल्विन पे या एब्सोल्यूट 0 पे जो हमारा सेमीकंडक्टर है बच्चों, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया। अगर कभी आपको इसमें ग्राफ पूछ लिया जाए, अगर आपको रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ सेमीकंडक्टर के लिए पूछें तो उसका जो रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग की तरह है, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी अगर आप एग्जाम्पलर में जाएंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जो कंडक्टिविटी है इसकी देखो, अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो जो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की है वो इंक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर में क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका रेसिप्रोकल होता है। तो जब कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उसमें होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा नंबर डेंसिटी है चार्ज कैरियर की, जो नंबर डेंसिटी है चार्ज कैरियर की, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब जो इफेक्ट है हमारा रिलैक्सेशन टाइम का, उसका कम होता है एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों डिक्रीज होती है। आगे देखते हैं, एक इसमें वर्ड आपको मिलेगा, आपके जेई के एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है कि फर्मी एनर्जी क्या है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में आया है कि फर्मी एनर्जी क्या है भैया। तो देखो बच्चों, फर्मी एनर्जी, देखिए जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड है जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे तो हम बैलेंस बैंड कहते हैं। जो हमारा अनफिल्ड एनर्जी बैंड है बैलेंस बैंड के बाद, उसको कंडक्शन कहते हैं। तो फर्मी एनर्जी क्या होती है? फर्मी एनर्जी बच्चों हमारा एक तरह की क्या है? एनर्जी है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह की हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी लेवल है फर्मी लेवल किसी भी सेमीकंडक्टर में। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल कहाँ है? हमेशा आपके मिलेंगे इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है कहाँ? इन कंडक्शन बैंड फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एट एब्सोल्यूट 0, हमेशा इसको एब्सोल्यूट 0 पे हम डिफाइन करते हैं, इज कॉल्ड फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। अब देखिए सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल अलग अलग हो सकते हैं, आगे हम इसको देखेंगे कि कहाँ पर फर्मी लेवल होंगे। आपको ये समझना है कि जो फर्मी लेवल है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है इन कंडक्शन बैंड एट एब्सोल्यूट 0 या एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अभी तक हमने बैंड थ्योरी पढ़ी थी। बैंड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा? बैंड थ्योरी में हमने पढ़ा जो हमारे ये बैंड होंगे, जो मेटल है, मेटल के लिए एनर्जी बैंड आपका 0 होगा, ओवरलैपिंग करेंगे दोनों। सेमीकंडक्टर के लिए 3 से कम होगा और कंडक्टर के लिए 3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था कि जो फर्मी लेवल है वो ये होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बच्चों जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक को हम बोलते हैं प्योर। ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर हैं बिल्कुल, उसको इंट्रिंसिक कहेंगे। अच्छा, प्योर होंगे ना तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, लो होगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी लो होगी, प्योर होंगे,
ठीक है, तो हम इनको इंट्रिंसिक कहते हैं। अगर हम इसमें कुछ मिला दें जिससे इसकी कंडक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो कुछ जो मिला रहे हैं उसको हम डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। तो डोपिंग प्रोसेस से जो कंडक्टिविटी हम बढ़ा देते हैं तो सेमीकंडक्टर भी बदल जाएगा। तो ऐसे केस में सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब देखो बेसिक इसमें पहले डिफरेंस देखो, मैंने आपके लिए ऑलरेडी जल्दी जल्दी बना रखा है। देखो डेफिनेशन में प्योर फॉर्म है, एनर्जी स्टेट, इनके बीच में कोई ऐसे एनर्जी स्टेट डिफाइन नहीं होते हैं। कंडक्शन अगर मैं इसका बताऊं, जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इसकी लो होती है। हाई करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। यहाँ पे किस पे करेगी, टेम्परेचर और डोपेंट कंसंट्रेशन पे। डोपेंट कंसंट्रेशन का मतलब है जो आप मिला रहे हो वो इम्प्योरिटी पे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, अच्छा फर्मी लेवल देखो, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में जो फर्मी लेवल होते हैं वो बिटवीन होते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच होता है। और इसमें n का अलग होगा, p का अलग होगा, अभी आगे हम इनके टाइप पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल डेंसिटी, यहाँ पर जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे होल होंगे। होल एक तरह के हमारे पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी मान सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ से एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ मास एक्शन की, जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, जो होल का कंसंट्रेशन है, वो हमारे इंट्रिंसिक के स्क्वायर के बराबर होगा, जो इंट्रिंसिक में चार्ज कैरियर है। ठीक हो गया, यहाँ तक आगे चलते हैं। अब फर्दर हम इसको अगर क्लासिफाई करें तो ये एन टाइप और पी टाइप में हमारा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एन टाइप पी टाइप क्या है, देखो एन टाइप में बच्चों हम अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, एक हमारे पास प्योर है, उसमें हमने क्या मिला दिया, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर हम मिला देंगे तो एन टाइप। अगर हम प्योर में ट्राईवेलेंट मिला दें, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिला दें, या पीरियोडिक टेबल के टर्म में कह सकते हैं कि अगर हम ग्रुप 5 मिला दें तो हमारा पेंटावेलेंट, अगर हम ग्रुप 3 मिला दें तो हमें पी टाइप मिलेगा। अब होता क्या है पेंटावेलेंट में, जैसा आपसे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या मिलाएंगे पेंटावेलेंट में, तो इसमें जैसा आपका फास्फोरस है, आर्सेनिक है, और ये एसबी है, एंटीमनी, ये सब पेंटावेलेंट है। और यहाँ पर जैसे एल्युमिनियम है, ये आपको आता ही होगा, इंडियम है, गैलीनियम है, ये सारे हमारे क्या है, ट्राईवेलेंट। तो होता क्या है जरा हम इसको देखते हैं, उसके बाद हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों एन टाइप में अगर बात करें तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है, जैसे कि जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम का जो हमारा या सिलिकॉन का हमारा जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। तो डोपिंग से क्या करेंगे, आपने पेंटावेलेंट मिलाना है। तो जैसे आप एक पेंटावेलेंट मिलाएंगे, यहाँ पर आपने एक पेंटावेलेंट मिलाया तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है सॉलिड में। तो जैसे अब इसमें 5 हैं तो इसमें 5 लैटिस साइड होंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। 5 लैटिस साइड जब होंगे तो इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। अब हम जब डोपिंग करेंगे तो सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन है, और सिलिकॉन का क्या है, 4 वैलेंसी होती है, तो हमने ये सिलिकॉन यूज किया हर जगह पे। तो चारों साइड पे जब हमने सिलिकॉन यूज किया तो सिलिकॉन की जो वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4, तो ये तो 8 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन होके स्टेबल हो गए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच गया, वो कहाँ चले जाएगा, बीच में चले जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा यहाँ पे एन टाइप में, वो क्या हो जाएगा, चार्ज कैरियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एन मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन। बाद में इसके ऑल लैक्टिस साइड है, ये अपना बॉन्ड बनाते रहेंगे, मैं ज़्यादा आपको नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। 4 साइड होती हैं सेमीकंडक्टर की, एक हमने ऐसे बना ली। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपने ट्राईवेलेंट लिया, मान लो कोई एल्युमिनियम लिया जिसकी वैलेंसी 3 है। ठीक है, अब तुमने यहाँ पर एक यूज किया, 4 कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर हैं दोनों, ये 4 ये 4 और ये 4। ठीक है, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी होती है। तो 1 2 लैटिस साइड, 3 लैटिस साइड, चौथी लैटिस साइड। अब इनकी सबकी 4 होगी, ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो जब ये हमने बनाया, अब आप देख सकते हैं इसमें
कि जो हमारे तीन हमारे यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, वो तो ये हो गए 1 2 3, 3 हो गए। अब जो हमारे यहाँ पर वो थे सेमीकंडक्टर थे, उसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, सबके बॉन्ड देखे तो यहाँ पर एक हमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, एक वैकेंसी क्रिएट कर देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, होल। और ऐसा किस में होता है, पी टाइप में, क्योंकि पी टाइप हमारा बनता है इन दोनों को ऐड करके। अब देखो इसमें हमने तो एक एक ही दिखाया है, अब देखो यहाँ पर भी हो सकता है एक 5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक 5 आ जाएगा, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी आ जाएगी। तो ऐसे लैटिस स्ट्रक्चर बनते हैं, ये सॉलिड पहले से केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे, आपको भाई इतना ध्यान रखना है, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। तो पी टाइप में क्या हो जाएगा, इसको जो ये हमारा वैलेंसी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक हम होल क्रिएट कर देंगे इसको पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे एन में इलेक्ट्रॉन है तो एन में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, पी में होल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। एन में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो यहाँ पे इम्प्यूरिटी को हम डोनर इम्प्यूरिटी भी कहते हैं, और पी टाइप में हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। इसका एक बार हम समराइज कर देते हैं डिफरेंस। देखिए ग्रुप 5 मैंने आपको बता दिए, मेजोरिटी और माइनॉरिटी दो चार्ज कैरियर होते हैं, एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचा था, इसमें होल। इम्प्यूरिटी कैसा हो जाएगा, डोनर, और तो यहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल, यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अच्छा, इम्प्यूरिटी एनर्जी जो लेवल है वो कहाँ पर लाया करेगा, जिसको आप फर्मी लेवल भी कह रहे हैं, फर्मी एनर्जी लेवल इसी को हम कहते हैं, वो कहाँ लाया करेगा, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, और ये जस्ट अबव बैलेंस बैंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल, देखो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी है तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और इसका होल का होगा, और ये हमारा एक डिफरेंस हो गया। अगर आप बात करते हैं कि यार ये होल क्या वर्ड आया, तो बच्चों ये जो होल है ना हमारा, यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है जो हम वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, आगे देखते हैं, होल के बारे में आप ये भी कह सकते हैं, जो होल है वो एक वैकेंसी क्रिएट है, और वैकेंसी क्रिएट व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव अ कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी कोवेलेंट बॉन्ड को जब भी वो लीव करेगा तो हमारा एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये हमारे थे एन टाइप और पी टाइप। ठीक है यहाँ तक, क्योंकि ना वहाँ पर सिलिकॉन इनकम्प्लीट हो गया था, तो इलेक्ट्रॉन जैसे सिलिकॉन बॉन्ड देखोगे तो वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसे हम होल कह रहे हैं। ठीक है, अब ये होल जो है ना, ये कंडक्शन के लिए हमारा क्या होता है, फिर अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए ट्राइवेलेंट जो एटम है वो नेगेटिव बन जाएगा, जिससे जो बैलेंस बैंड है वो हमारे फिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अलग अलग टर्म है, जैसे आपने देखा होगा इसमें सेमीकंडक्टर में कि हमारा एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले एम्स में भी पूछा गया है कि जैसे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक, और इसके लिए आपसे पूछा जाता है कि एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ। तो मान लीजिए एनर्जी लेवल है 1 2 3, और ये भी एनर्जी लेवल है 1 2 3, और नीचे हमेशा बैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड। तो देखो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, तो जितने भी वहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे वो नीचे इस लेवल में ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया सेमीकंडक्टर का इंट्रिंसिक। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो ये फिर हमने लेवल बनाए, ऊपर कंडक्शन बैंड नीचे बैलेंस बैंड, तो अब हमने टेम्परेचर जो इंट्रिंसिक है उसका 0 से बढ़ा दिया। तो 0 से हम जब बढ़ा देंगे तो होगा क्या, तो जैसे आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन बनाए, अभी हमने देखा जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगली बार जैसे ये एक होल है, ये 2 होल है, 2 होल है, तो वैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये बीच में इसका एनर्जी गैप होता है। लेकिन अगर आप पी टाइप और एन टाइप की बात करें, जैसे पी टाइप है, पी टाइप में हमारे जो वो होते हैं एनर्जी लेवल, ये पी टाइप है, और ये दूसरा हो गया, और ये लास्ट हमारा एन टाइप है, ये उसके एनर्जी लेवल है। तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो आपके होल होते हैं।
तो पी टाइप का जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा, पी टाइप में जैसे ये दो हमने, ये हम पहले एन टाइप बना लेते हैं। एन टाइप में देखिए, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बनाया और यहाँ पे दो होल बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, सारे ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, क्योंकि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में यहाँ जैसे दो ही इलेक्ट्रॉन दिखे, लेकिन नीचे जो आपका ये वाला पार्ट है यहाँ पर बहुत सारे होल दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या पता है, एक नंबर में उन्होंने बना दिया। और हमेशा नीचे वैलेंस बैंड और यहाँ पर जो ये गैप है एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कई बार, तो कई बार तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो हमने अभी फर्मी लेवल बनाया वो कहाँ लाया करता है, तो इसमें यहाँ लाया करता है कंडक्शन के नीचे, इसमें यहाँ लाया करता है वैलेंस बैंड के नीचे, ठीक है। आगे चलते हैं पीएन जंक्शन। तो भैया पीएन जंक्शन क्या है, आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो पीएन जंक्शन है आपका, अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को किसी एक सिंगल क्रिस्टल में बना दो, कोई केमिकल प्रोसेस से बैक टू बैक मिलाओ इनको, ये पी है ये एन है, तो इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन, ठीक है। अब पीएन जंक्शन में ये इसका सिंबल है, ये बात ध्यान रखना, ये पी टाइप होता है इस साइड वाला और ये एन टाइप होता है, या इसको आप बोल सकते हो एनोड और इसको आप बोल सकते हो कैथोड, ठीक है। तो पी एन जंक्शन में जब ये अनबाइस होता है तो इसमें जनरली सिंबल हमने बना दिया, इसका दो प्रोसेस होती हैं, एग्जाम में कभी कभी आता है, एक होती है डिफ्यूजन प्रोसेस और एक होती है आपकी ड्रिफ्ट प्रोसेस। ये दो प्रोसेस आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों होता क्या है, इसको आप एक बार देख लो। जैसे पीएन जंक्शन है, समझ लीजिए, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पी टाइप है ये एन टाइप है। तो जैसे ही पीएन जंक्शन में तो आप पी और एन को रखते हैं, पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं होल, ठीक है। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो होल हैं, और एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, मैं उसको डॉट से बना रहा हूं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक हो गया। अब होता क्या है, जो हमारे यहाँ पर पी टाइप में होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो पी से होल मूव करते हैं एन की तरफ। तो जब पी से होल एन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक एक्सेप्टर आयन छोड़ते हुए चलते हैं, तो जहाँ जहाँ से भी होल मूव करे हैं वो क्या करेंगे, एक एक्सेप्टर आयन छोड़ देंगे, और एक्सेप्टर क्योंकि पी टाइप में एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। और जब एन टाइप के हमारे आयन आएंगे, ठीक है, एन टाइप वाले क्या करेंगे कि एक डोनर छोड़ देंगे, और डोनर क्या है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव छोड़ के आ जाएंगे, ठीक हो गया। और जब ये जंक्शन पे आएंगे, इस जंक्शन पे क्या होगा कि जो यहाँ से होल से ये नेगेटिव आए हैं और उधर से जो पॉजिटिव आए हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये जो पतली सी लेयर बनी इसको बोलते हैं डिप्लेशन या डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन, ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। रिपीट कर रहा हूँ, पी टाइप से होल मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन है, हायर टू लोअर एन की तरफ, और एन से इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे, पी से ये इधर को करेंगे, ठीक है। तो जब ये मूव करेंगे तो एक जंक्शन पे ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो ये दो प्रोसेस हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। इसको अगर आप आगे और समझें, जैसे ये P है ये N है, ठीक है, तो ये P टाइप है, इन्होंने नेगेटिव एक्सेप्टर छोड़ दिए, ये N टाइप है। अब जो बीच में न्यूट्रलाइज हुए उनको हम लिख लेते हैं, जैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगर ये न्यूट्रलाइज हो गए तो हुआ क्या, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन N से मूव करेंगे तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, और इसका रिवर्स जो हो जाएगा उसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। सिमिलरली अगर आप यहां देखें, होल P से N जाएंगे तो होल की डायरेक्शन में होल डिफ्यूजन, और जब रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो इसको हम बोल देंगे होल ड्रिफ्ट। तो एग्जाम में काफी बार ये पूछे जाते हैं ये दो प्रोसेस, ठीक है। तो जो हमारा इस डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भैया हम बोलते हैं
पोटेंशियल बैरियर। आगे चलते हैं, आगे जाएंगे, इसकी बाइसिंग पढ़ेंगे। जैसे ये मान लीजिए डायोड है आपका, ये आपका P है और ये आपका N है। अगर आप P को बैटरी के प्लस टर्मिनल से ऐड कर दोगे और इसको N को नेगेटिव से कर दोगे तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप P को नेगेटिव से ऐड कर देंगे, जबकि जो हमारा N है उसको आप पॉजिटिव से ऐड कर देंगे, ये आपका P है ये आपका N है, तो इसको क्या बोल देते हैं, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग में होगा क्या, जब भी आपका ये होता है तो फॉरवर्ड बाइस में करंट आपकी मैक्सिमम होती है और ये कंडक्ट करता है, रिवर्स बाइस में जो करंट है वो लगभग 0 हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आप इसको देखेंगे, ये आपका बाइसिंग की कंडीशन है। अभी जो मैंने आपको डिफ्यूजन बताया था, फॉरवर्ड बाइस में डिफ्यूजन करंट होती है P2N, रिवर्स बाइस में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट बराबर हो जाती है जिससे करंट 0, और जब बाइसिंग नहीं होती है तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट आपकी इक्वल रहती है, ठीक है। एक और डिफरेंस देख लो, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो हमारी कंडीशन है किसकी, जो डिप्लेशन लेयर है आपकी, होता क्या है, अगर आप देखेंगे, अगर आप इस पे प्लस टर्मिनल लगाएंगे तो ये जो प्लस वाले हैं इधर को जाएंगे और माइनस वाले इधर को आएंगे, तो ये वाला एरिया कम हो जाएगा, तो हमारा डिप्लेशन लेयर इसमें रिड्यूस होती है, या आप बोल सकते हैं थिन होती है, और इसमें इंक्रीज होती है, या आप बोल सकते हो थिक होगी। अगर डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट फॉरवर्ड करंट होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फॉरवर्ड बाइस, और वहीं रिवर्स बाइस में ये हो गया, ठीक है। कई बार इसके ग्राफ भी पूछे जाते हैं। जैसे फॉरवर्ड बाइस में जो करंट का ऑर्डर होता है, मैं आपको बताऊं, वो होता है मिली एम्पियर के टर्म में, और यहाँ पे होता है लगभग बहुत कम माइक्रो एम्पियर के टर्म में। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे, अभी आप आगे देखेंगे इसका ग्राफ, कि जो हमारा करेक्टरिस्टिक है, जो फॉरवर्ड के केस में हम करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं उसको हम फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक कहते हैं, और जो रिवर्स में करते हैं उसको रिवर्स करेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो हमारा फॉरवर्ड का जो करेक्टरिस्टिक है I/V का, PN जंक्शन का, तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक ऐसे होता है भैया, कैसे, इस तरह से, ये हमारा फॉरवर्ड और ये हमारा ऐसे रिवर्स। ये आपने स्कूल लेवल में प्रैक्टिकल किया होगा। इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और जो हमारा यहाँ है इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, ये हमारा भैया PN जंक्शन के करेक्टरिस्टिक थे। अब बात करते हैं PN जंक्शन के ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ ये है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपका पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ बताओ, बैरियर पोटेंशियल। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो लगभग ऐसे बनता है, एक हाइट आती है बैरियर की, उसके बाद सैचुरेटेड वैल्यू, और सेम इस साइड भी। सेकेंड, कभी कभी आ जाता है चार्ज और एक्स के बीच में बताओ डिस्टेंस है एक्स क्यू में, तो इसमें पहले हाफ के लिए नेगेटिव और दूसरे हाफ के लिए पॉजिटिव, इसका दूसरा ग्राफ है। अगर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एक्स का ग्राफ बनाओ तो वो ऐसे बनता है, ठीक है। ये 3 ग्राफ भी ध्यान रखें, और पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो भी याद रखें कि जो जर्मेनियम है उसके लिए 0 लगभग 2 या 3 के आसपास होती है, और वहीं जो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया नी वोल्टेज, अगर आप नी वोल्टेज बनाएं तो आपका जर्मेनियम के लिए, या इसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, जर्मेनियम के लिए 0.7 और सिलिकॉन के लिए 1.1 के आसपास होता है, ठीक है। ये डेटा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी गैप भी कह देते हैं कोई इसको। आगे चलते हैं, इसी में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बैरियर पोटेंशियल। तो वही बैरियर पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, जो हमारे डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल, उसको बैरियर पोटेंशियल। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली पहला जो एप्लीकेशन है वो है जेनर डायोड। आप सभी को पता है कि जेनर डायोड किसके काम आता है, वोल्टेज रेगुलेटर के काम आता है, ठीक है। तो जेनर डायोड हमारा वैसे तो दोनों डायरेक्शन में करंट देता है, लेकिन
स्पेशली हम इसको रिवर्स बाइस में ऑपरेट करने के काम आता है। ठीक है, आगे चलें। अगर जेनर डायोड के भी सेम करेक्टरिस्टिक हैं जैसे पीएन जंक्शन के हैं, उसको आप एक बार चेक कर लेना। इसके बाद जेनर डायोड बच्चों वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में काम करता है, और इसमें जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है जब ये हम रिवर्स बायस में लगाते हैं तो वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। इसी का हम यूज़ करते हैं कब? वोल्टेज रेगुलेटर में। इसका हमारा डायग्राम ये रहा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगर हम यहाँ पे अनरेगुलेटेड वोल्टेज लगा दें, यहाँ पे हमारा वोल्टेज अनरेगुलेटेड है तो यहाँ से रेगुलेटेड निकलता है, तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है? देखो, ये तो जेनर है, मान लीजिए इसमें एक हमारा वो लगा है, लोड रेजिस्टेंस भी लगा है, ये RL है, तो उस केस में क्या होगा? आपसे पूछा जाएंगे कि आई लोड में कितनी करंट है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई लोड में करंट कितनी होगी? जो आपका वी लोड होगा, मतलब वी आउटपुट जो आपको दिया होगा उसको आप आर लोड से डिवाइड कर दो तो आपको आई लोड निकल जाएगा। ठीक है, हर बार इसका क्वेश्चन पूछा है। अब आप देखिए, अगर यहाँ से करंट आपकी इस पॉइंट से, एक मिनट रुकिए, इस पॉइंट से अगर करंट आपकी आई आ रही है और इसमें आपकी मान लो आई एल लोड चले गई, ठीक है, और जेनर में जो आपकी करंट है मान लो आई जेड है, तो अगर आप इस पॉइंट पे केसीएल लगा दो, केसीएल या केबीएल, तो क्या हो जाएगा? आई टोटल जो करंट है वो हो जाएगी आई लोड प्लस आई जेनर। ठीक हो गया। अब देखो, ध्यान दीजिए, जो वोल्टेज है, अगर आपको वोल्टेज गिवन है इस आर के अक्रॉस तो आप वहाँ पे ओम्स लॉ लगा लीजिए। तो आई आर, या आर में इसको मैं लोड लिख देता हूँ इनटू आर। ठीक है, तो अगर ये वाली करंट निकालनी है आई, तो देखो ये वी इनपुट है, मान लो जेनर का जो वोल्टेज है आपका वो वी जेड है, ये आपको दिया रहता है क्वेश्चन में। तो ये कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस वी इनपुट माइनस वी जेड ओवर आपको करना है R1। तो आपको क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा कि आई लोड में करंट कितनी है। हो सकता है आपसे टोटल करंट पूछ ले, हो सकता है आपका क्वेश्चन VR पूछ ले, हो सकता है आपका क्वेश्चन क्या पूछ ले? आई पूछ ले। तो देखिए, अगर V आउटपुट दिया है तो V आउटपुट से आप आई लोड निकाल लेंगे, और टोटल करंट दी होगी तो यहाँ से आप ये निकाल के सॉल्व कर देंगे। तो इसी सर्किट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन, एक सर्किट कभी कभी ये वाला दे देते हैं, ये भी सेम है, और ये दो ही क्वेश्चन अगर आप अपने प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो बच्चों ये दो ही क्वेश्चन आएंगे। ये जेनर का सिंबल है, ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज है, जैसे ये है भैया। ठीक, अब इसमें देखिए, मान लीजिए ये जो है R1 है, जेनर का वोल्टेज या पावर भी दे देते हैं कभी कभी, ये VZ है, और ये मान लीजिए R2 है। ठीक है, अब आपसे इसमें क्या पूछेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जेनर में करंट पूछ लेंगे, ठीक है, या कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए अगर ये V इनपुट है और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से करंट I1 आई, ठीक है, और इसमें जेनर में करंट IZ चले जाएगी, और इस लोड में करंट I3 चले जाएगी, ठीक है, या I2 I3 कर लो। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर अगर आप KCL KVL लगा दें तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IZ या I2 प्लस I3। ठीक है, अगर करंट पूछें। लेकिन आप देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर जो हमारा इस पॉइंट है, ये जो, अगर इसको मैं AB कर लेता हूँ, AB पर अगर VAB निकालें, आप पोटेंशियल निकालें VAB का, तो वो कितना हो जाएगा? I1 R1। और VAB है क्या एक्चुअल में? VAB आपका है पोटेंशियल डिफरेंस एट A माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट B। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि VA माइनस VB करके मैं क्या कर सकता हूँ? R1 कर दीजिए, I1 निकाल सकता हूँ, और एक बार I1 निकल जाएगा तो आपका जो VZ है वो क्या हो जाएगा? I3 इंटू R2, V इक्वल टू IR लगा लो। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? I3 निकाल सकते हो, और I3 क्या हो जाएगा? VZ ओवर R2। जैसे I3 आ जाएगा, ये आपका I1 दे देगा, तो आप IZ निकाल सकते हो। ठीक है, तो दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो ये आते हैं, इनको ब्रेक करना सीख लो, और या ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन तब आएगा जब वोल्टेज रेगुलेटर होगा। वोल्टेज रेगुलेटर में हो सकता है आपको V इनपुट दे दे, हो सकता है आपको V आउटपुट दे दे, हो सकता है आपको जेनर का वोल्टेज दे दे। तो आपको क्लियर दिमाग में रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना, देखो एक बात और ध्यान रखो,
जो वी जेड होगा वही वी लोड होगा, और जो वी लोड होगा वही वी आउटपुट होगा। क्यों होगा? तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये वाला और ये वाला। तो हम यहाँ से आई निकाल लेंगे, और इस पॉइंट पे आपने केसीएल केवीएल लगा के ये ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो जैसे आप ये यूज करेंगे तो यहाँ से आर के अक्रॉस लगा लीजिए, आई आ जाएगा। ठीक है, तो जेनर से जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जेनर में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, रिवर्स बायस में काम करने के लिए यूज किया जाता है। अब है रेक्टिफायर। तो भैया रेक्टिफायर क्या है? ऐसा डिवाइस जो हमारा कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। ठीक है, तो हमारा रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ऐसा डिवाइस जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आगे जब हम बढ़ेंगे, ये हमारा रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशन है। हाफ वेव और फुल वेव, दो तरह का रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव में और फुल वेव के भी हमने फिर दो पार्ट करे हैं, सेंट्रल टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। आगे बढ़ते हैं अगर इसमें, तो सबसे पहले आता है हाफ वेव। तो आपको इस डायग्राम से दिख रहा है इसमें एक डायोड है। तो पहले इसमें होता क्या है बच्चों, इस डायोड को अगर आप पॉजिटिव साइकिल के लिए रखेंगे, ये जैसे पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है नीचे वाली, तो पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड बाइस, और मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड बाइस में जो डायोड होता है वो हमारा क्या करता है? कंडक्टिविटी करता है, और रिवर्स बाइस में वो कंडक्ट नहीं करता है। तो इसलिए जो नेगेटिव वाला है उसमें ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हाफ वेव कहते हैं। बात करें फुल वेव की, ये हमारा फुल वेव है। फुल वेव में दो डायोड यूज होते हैं। तो ये अगर पहले वाला फॉरवर्ड बाइस है, दूसरे वाला नेगेटिव हो जाएगा। अगर अगले हाफ में दूसरे वाला नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इसमें पूरी जो हमारी है आउटपुट आती है। तीसरा क्या होता है? ब्रिज टाइप का होता है, उसमें 4 डायोड यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसलिए ब्रिज व्हीट स्टोन जैसा दिख रहा है, तो इसके लिए ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या आएंगे वो मैंने आपके लिए ये बना दिया है। देखो पॉइंट ये है कि डायोड एक यूज होता है, इसमें 2 यूज होते हैं, इसमें 4 यूज होते हैं। एफिशिएंसी इसकी कम होती है, इसीलिए हमने फिर ये बनाया। ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ में सेम होती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि फुल में डबल हो जाएगी तो हाफ में आधी हो जाएगी, गलत बात है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहती है, बस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल की नेगेटिव साइकिल की फ्रीक्वेंसी नहीं ली जाती है, और इसमें भी डबल रहती है। ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड इसमें नहीं होता है। फुल वेव में हमारा सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि सेंट्रल टैप का क्या यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पर रिफिल फैक्टर जो होता है हमारा वो 1.21 बहुत कम होता है, और इसमें लगभग दोनों में इक्वल होता है, हाई होता है। ठीक है, एक और लिख देता हूँ इसमें, जो IRMS है, IRMS की जो वैल्यू है भैया, इसमें होती है आई मैक्सिमम, जिसको आप पीक वैल्यू कहते हैं, अपॉन 2 होती है, और इस वाले में होती है आई मैक्सिमम, या जो आई हमारा आई नॉट है ओवर √2। इसका हमें ऐसा कुछ सेम ही होती है, आपको लेना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाफ वेव में क्या होगा? हाफ वेव में डायोड पॉजिटिव साइकिल के लिए काम करेगा, तो एक बार फॉरवर्ड एक बार रिवर्स, तो रिवर्स वाले सब कट जाएंगे, तो आउटपुट में रिवर्स वाले साइकिल गायब। फुल में क्या होगा? पहले साइकिल में मान लो D1 हमारा पॉजिटिव था, तो D2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। अगले हाफ में D1 हमारा रिवर्स हो जाएगा, D2 हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल किए होंगे। ये हमारा कंपैरिजन था इनके बीच में, एक बार ध्यान में रख लीजिए। आगे चलते हैं, इसी में फोटोडायोड। बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। फोटोडायोड क्या है? एक पीएन जंक्शन है जो क्या करता है, कंज्यूम करता है लाइट एनर्जी और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट, या आप कह सकते हो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आपके वहाँ क्वेश्चन पूछा गया है एजर्सन रीजन में कि फोटोडायोड वर्क करता है रिवर्स बायस में, क्यों? तो बच्चों होता क्या है कि जो फ्रैक्शनल इंक्रीज होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू माइनॉरिटी। तो जिससे हम क्या करते हैं, इसको माइनॉरिटी में रिवर्स बायस में डिजाइन करते हैं, और रिवर्स बायस में जो फ्रैक्शनल इंक्रीज होता है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखेंगे इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं। अगर आप किसी भी फोटोडायोड, क्योंकि फोटोडायोड रिवर्स में है, और रिवर्स का करेक्टरिस्टिक इस साइड आएगा, और रिवर्स में करंट मिली एम्पियर और यहाँ पर माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ मिलेगा आपको।
तो आई बी करेक्टरिस्टिक अगर फॉरवर्ड बाइस के लिए बना दें तो क्या होता है, डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए ऐसे बनता है, मान लो ये I1 है, ये दूसरा बनता है, ये I2 है, ऐसे ही जैसे भी आप फ्रिक्वेंसी अलग अलग करेंगे तो ये I3 हो जाएगा। अब इनमें रिलेशन क्या है, तो वही I3 आपका ज़्यादा, फिर I2, फिर I1, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शनल जो चेंज होता है वो इंक्रीज होता है, तो नीचे जाने में क्या होगा, बढ़ेगा। आगे जाएं, एलईडी की फुल फॉर्म सभी को पता है, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका क्या काम है, ये लाइट इमिट करता है। अच्छा एक बात और, फोटो डायोड का जो सिंबल होता है भैया वो ये होता है, पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन है तो पीएन जंक्शन आ गया। और फोटो डायोड करता क्या है, लाइट को पहले कंज्यूम करता है, तो फोटोन कंज्यूम करेगा। एलईडी का सिंबल क्या हो जाएगा, एलईडी का ये हो जाएगा, क्योंकि एलईडी लाइट निकालती है तो ये बन जाएगा। तो एलईडी जो है हमारा वो एक सेमीकंडक्टर है जो क्या करता है, दैट इमिट एलईडी लाइट अलाउ टू करंट टू फ्लो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड बाइस डिवाइस है, ठीक है। तो अब देखो, सारे मटेरियल हम एलईडी के लिए यूज नहीं करते, उसकी चॉइस होती है कि जो भी मटेरियल आप एलईडी के लिए, जैसे सिलिकॉन को यूज नहीं करते, जो एलईडी बनानी है हमको, सिलिकॉन वहाँ पे यूज नहीं होता, तो उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए एनर्जी गैप, तभी हम एलईडी बनाते हैं उस मटेरियल की, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए कितना है, सिलिकॉन के लिए अभी मैंने आपको बताया था 0.7 है, सॉरी हाँ 0.7 है, तो इसलिए वो यूज नहीं होगा। अच्छा, हैविली डोप फॉरवर्ड बाइस है। अब जैसे इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है, आई भी है, फॉरवर्ड में ऐसे बनता है। बस ध्यान ये रखना, ज़्यादातर हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम इसमें करते हैं गैलियम आर्सेनाइड AS, ये 1-X, और यहाँ पर हम लिखते हैं फास्फाइड PX, ये हम मटेरियल यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे X की जगह पे 0.4 रखते हैं, X की जगह पे 0.4 रखते हैं, तब जाके हमारा जो एलईडी है उसका बैंड गैप कितना आता है, लगभग 1.9, और 1.9 मतलब ये हमारी रेड एलईडी के कैटेगरी में आता है, ठीक है। और जो हमारा GaAs है, अगर ये कभी लिखा हुआ आएगा तो इसका एनर्जी गैप आता है, ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इंफ्रारेड एलईडी है जो हमारा पहले दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या आ जाएंगे, रेड आ जाएंगे, तो ये गैप, ये जैसे 1.4 है तो ये गैप इधर को जाने में एनर्जी गैप बढ़ेगा। तो इसके करेक्टरिस्टिक हो गए एलईडी के। एलईडी के 2 मेन फीचर हैं जो आपसे पूछा जाएगा कि जो कलर है एलईडी की वो इमिट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करता है एनर्जी गैप पे। एनर्जी गैप ये आप कह सकते हैं, एनर्जी गैप किसका होगा, सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर पे। और दूसरा जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिटरमाइन करते हैं, वो फॉरवर्ड करंट पे डिपेंड करता है जो पीएन जंक्शन से निकल के आई, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बहुत ज़्यादा है इसके। पहले से हीटिंग इफेक्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे गर्म होने में, ठंडा होने में, तो इसका फास्ट एक्शन है, वोल्टेज कम लेती है, पावर कम लेता है, लॉन्ग लाइफ है, और बैंडविड्थ जो होती है इसकी जनरली ये एंगस्ट्रॉन है, इसको आप एक कर लीजिए। अगला है सोलर सेल। तो भैया सोलर सेल क्या है, पढ़ाई है आपने कई बार। सोलर सेल बच्चों हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, और ये किस पे बेस्ड है, इसको बोलते हैं फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पे। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि हम ये जो इफेक्ट है इसमें हम क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू बॉम्बार्ड ऑफ लाइट फोटोन उसमें टकरा के एक वोल्टेज जनरेट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें 3 तरह के इसके वर्किंग है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल। पहले हम जनरेट करते हैं, फिर हम उसको सेपरेट करते हैं, उसके बाद उसको कलेक्ट कर लेते हैं। देखो होता क्या है, जब हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो उसमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बॉन्ड से हम क्या करते हैं, एक्साइटेट करते हैं। तो जब उनसे एक्साइटेट करेंगे तो क्या होगा, हमें एक ये बात ध्यान रखना कि जो फोटोन की एनर्जी है वो एनर्जी गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको जनरेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जंक्शन पे हम जैसे ही जनरेट करेंगे उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे डिप्लेशन रीजन पे, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एन साइड निकल लेंगे, होल पी साइड निकल लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एन साइड है उनको कलेक्ट कर लेंगे
एक फ्रंट कॉन्टैक्ट से, और जो हमारे पी होल हैं पी साइड के उसको कलेक्ट कर लेंगे बैक साइड से। ये हमारा इसका प्रिंसिपल है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है ये आई वी करेक्टरिस्टिक में क्या होता है, अगर आप आई वी करेक्टरिस्टिक बनाएं तो इसका करेक्टरिस्टिक ऐसे मिलता है ये, ठीक है। ये जो है हमारा कई बार पूछा जाता है कि ये क्या है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं आपके और इजी क्वेश्चन आते हैं जेईई में। ओपन सर्किट हम इसको बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, और इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक हो गया, आगे बढ़े इसके बारे में। तो इसके करेक्टरिस्टिक हैं, इसमें भी कुछ मटेरियल की कंडीशन है। तो ऐसा मटेरियल लिया जाता है यहाँ पे जिसका जो एनर्जी गैप है वो करीब 1 से लेके 1.8 तक है, ठीक है। इसका जो हमारा गैप होगा वो कितना होगा, 1.5 से 1.8 तक जो होगा वो इसकी कंडीशन है। और वहीं अभी जो हमने एलईडी की देखी थी, एलईडी की कंडीशन हमने क्या लिखी थी, एक बार चेक कर लेते हैं। 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने देखा था ना सिलिकॉन से एलईडी नहीं बनाई जाती, क्योंकि सिलिकॉन का कितना था, 1.1 था। अच्छा 0.7 मैंने उस समय बताया था वो बैरियर पोटेंशियल है, सॉरी उसके लिए, वो बैरियर पोटेंशियल है। जो एनर्जी गैप होता है ना सिलिकॉन का वो होता है 1.1 और जर्मेनियम का 0.7, और इसका कितना है 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए सिलिकॉन से हम कभी भी एलईडी नहीं बना सकते। और जबकि आप सोलर सेल में चलें तो यहाँ पर जो गैप है वो कितना है 1.5, या आप बोल सकते हैं 1.0 से 1.8, ठीक है। तो ये सोलर सेल के लिए, और उसके हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन पावर भी होनी चाहिए 10 की पावर 4 के आसपास, ठीक है यहाँ तक। तो ये हम मटेरियल की कंडीशन लेते हैं। अच्छा एक बात और, इसमें अगर आप सोलर सेल में चलें तो इसमें एक बात ये है कि जो सोलर सेल है वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। जो अभी हमने करेक्टरिस्टिक बनाए, इस करेक्टरिस्टिक से आपको क्या मिलता है कि जो हमारा सोलर सेल है ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, बस ये काम क्या करता है, सप्लाई करता है करंट को लोड की तरफ। तो सप्लाई करने के लिए हमारा जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो इल्यूमिनेशन पे, कितना लाइट इल्यूमिनेट हो रही है उस पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स इसमें जो आउटपुट पावर है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। जो आउटपुट पावर है, तुम्हारा सेल कितना बढ़िया काम कर रहा है, आउटपुट पावर हमारा डिपेंड किस पे करेगा, आउटपुट पावर हमारा डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। और किसकी, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, जो इंसिडेंट सनलाइट है, जितना इंसिडेंट हो रहा है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर में इतना ही था। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, गोल्डन पॉइंट। पहला पॉइंट, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर। सबका जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन कार्बन जो है हमारा वो क्या है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। सिलिकॉन जर्मेनियम हमारा क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम हमारे सेमीकंडक्टर हैं। तो ऐसा क्यों, जबकि इनके वैलेंसी 4 है, सबकी स्ट्रक्चर सेम है। तो बच्चों ये इसलिए होता है क्योंकि अगर इनका आप एनर्जी गैप देखें, एनर्जी गैप देखें किसका, अगर कार्बन का देखें तो कार्बन का होता है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप सिलिकॉन का देखें, सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप जर्मेनियम का देखें 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी गैप अलग है, एनर्जी गैप ये है। और पोटेंशियल बैरियर कितना था सिलिकॉन का, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, सिलिकॉन 0.7 जर्मेनियम 0.3। पोटेंशियल बैरियर डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस होता है, और एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर आप इसमें देखें तो एनर्जी गैप हमारा सबसे ज़्यादा कार्बन का है, एनर्जी गैप सबसे उसके बाद सिलिकॉन का है, और उसके बाद एनर्जी गैप हमारा जर्मेनियम का है। तो इनकी सेम लैटिस स्ट्रक्चर, बैलेंसी सेम, लैक्टिस, जब ये सब सेम होता है फिर भी हमारा कार्बन क्या है, कार्बन हमारा इंसुलेटर की कैटेगरी में भी आ जाता है। इंसुलेटर ये क्यों आता है, आपने अभी भी पढ़ा था, जिस किसी का बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा वो हमारा इंसुलेटर होगा, और ये हमारा सेमी होगा। अच्छा इसी ग्रुप में एक एलिमेंट और है SN10, उसका एनर्जी गैप होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से ये किस में आ जाता है, मेटल में आ जाता है या कंडक्टर में आ जाता है। ठीक हो गया यहाँ तक, आगे चलते हैं।
सेकंड पॉइंट जो है लॉ ऑफ मास एक्शन, वैसे मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन जो है वो इंट्रिंसिक डेंसिटी के जो हमारा प्रोडक्ट है या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है या बराबर होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो ये है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाइसिंग से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाइसिंग कैसे भैया, वो भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डायोड है, ये एक डायोड है और ये आपका इधर 3 वोल्ट दे दिया, इधर 5 वोल्ट दे दिया। ठीक है, ये हमारा गोल्डन पॉइंट 3 है। तो अगर ये 3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताओ ये फॉरवर्ड बाइस है रिवर्स बाइस है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी पीएन जंक्शन दिया है, ये साइड पी है, ये एन है, हमेशा ध्यान रखना, ये V1 है, ये V2 है। तो अगर V1 आपका बड़ा हो गया V2 से तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। अगर हमारा V1 छोटा हो गया V2 से, इसको बोलते हैं रिवर्स बाइस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए ये फॉरवर्ड बाइस है रिवर्स बाइस है, तो देखिए ये V1 ये V2, तो कौन सा बड़ा है, V2 बड़ा है, तो ये हमारा रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है आपको डायग्राम ऐसे बना के दे दें, तो ये तो आपको बस चेक करने की बात है कि क्या होगा। अगर आप रट्टा मारते हैं कि V1 वाला हमेशा लेफ्ट होगा तो गलत है। पी साइड वाले का वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो फॉरवर्ड बाइस, तो पी साइड वाले का वोल्टेज 4 है, एन साइड वाले का 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये है, ये -2 वोल्ट है, ये -3 वोल्ट है, तो भैया पी साइड ये वाली होती है जहाँ पर ये लाइन होती है और नोक जहाँ पे होती है वो एन साइड होती है, तो यहाँ पर -2 बड़ा हो गया तो ये रिवर्स बाइस है। और कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ये ऐसे करके आ जाता है, इसका मतलब है ग्राउंडेड 0 वोल्ट। अगर यहाँ पे 1 वोल्ट भी लिखा है या -1 भी लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरी पॉइंट, ये ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे गए हैं, नीट हो गया, CU सेट हो गया और जेई में भी पूछे हैं उससे पहले। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मान लीजिए ये आपका, ये हमारा गोल्डन पॉइंट 4 है, ये हमारा कोई एक डायोड है और इस डायोड के अक्रॉस आपने एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, तो अगर ये A है, ये B है और यहाँ पर ये 200 हमारी AC वोल्टेज है इनपुट, तो आपसे पूछेंगे कि आउटपुट कितना होगा, तो बताइए। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो ये पीएन जंक्शन है और पीएन जंक्शन कब काम करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो जो डायोड है वो हमारा यहाँ पर वर्क कब करेगा, पॉजिटिव हाफ में करेगा। तो हमारा जो यहाँ पर टोटल आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VRMS√2, क्योंकि AC में RMS का कंसेप्ट आ जाता है, तो VRMS√2 का मतलब हो जाएगा 200√2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगला जो गोल्डन पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट 5, वो ये है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस है कोई R और यहाँ पर आपने एक AC वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया और यहाँ पर एक डायोड लगा दिया, ये है, और आपसे कहा कि आउटपुट कितना होगा, जो इसके अक्रॉस आउटपुट है वो कितना होगा। तो अगेन वही बात है, डायोड हमारे पॉजिटिव हाफ में काम करते हैं, नेगेटिव हाफ में तो शून्य हो जाते हैं, रिवर्स बाइस में कोई काम ही नहीं करते डायोड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये पॉजिटिव हाफ में काम करेगा, पॉजिटिव हाफ में काम करेगा, तो ये बिहेव कैसा करेगा, ये बिहेव करेगा भैया, ऑप्शन कुछ भी आ सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसकी तो इन नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल में ये हाफ वेव रेक्टिफायर काम करेगा, क्योंकि एक ही लेके आएगा, एक ही साइड का हमारा इनपुट लेके आएगा जो पॉजिटिव है। ठीक है भैया, बाकी थोड़ा सा आप जेनर देख लीजिए, जो मैंने आपको 2 टाइप बताए, और एक लास्ट, अब लास्ट टाइप ये है, अच्छा इससे पहले एक टाइप और कर लेते हैं, फिर उसके बाद थैंक यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया लाइक से सब्सक्राइब करें, चीज़ें लाने में मेहनत लगती हैं, और अगर आप एफर्ट दिखाएंगे तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, तो इसलिए लाइक से सब्सक्राइब में कमी मत रखिए। देखिए अगला जो इसमें क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है, कई बार ये आता है कि जैसे आपको
कोई सेमी फोटो डायोड दे दिया, फोटो डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। मान लो एक फोटो डायोड D1 दे दिया, एक D2 दे दिया और एक D3 दे दिया। इन तीनों का एनर्जी गैप दे दिया। जैसे कि मान लो पहले का दे दिया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एनर्जी गैप। दूसरे का दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे का दे दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीनों में एक वेवलेंथ है हमने इंसिडेंट करी, मान लो 6000 एंगस्ट्रॉन हमने इसमें यूज करी। इसमें भी उतनी करी, इसमें भी उतनी करी। तो क्वेश्चन ये है कि विच वन विल बी एबल टू डिटेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। कौन सा डायोड हमारा इस लाइट को डिटेक्ट करेगा। तो भैया क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या निकालिए, एनर्जी। और एनर्जी इक्वल टू किसी भी फोटो डायोड के लिए होता है SC/λ। अगर इस फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन आता है तो ये लगेगा। अगर आप तीनों केस के लिए देखें या आप पहले लैम्डा वेवलेंथ के लिए देखें तो SC देखो, लैम्डा किस में दिया है, एंगस्ट्रॉन में दिया है। आप इसको नैनोमीटर में बदलें, इसकी वैल्यू रखें तो लगभग नियर अबाउट निकल के आ रही है। मैंने सॉल्व करके रखा है 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप H की रख दो, C की रख दो, लैम्डा की रख दो और उसको फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो देखो जो इंसिडेंट लाइट डिटेक्ट करेगा उसमें क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे बैंड गैप है, ये जो से ये है 2.06 है। ठीक है, ये हमारा EG आ गया। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है जिसको हमने फोटो डायोड से डिटेक्ट कराना है, उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए जो ग्रेटर देन क्या होगी, बैंड गैप। बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है जो ये एनर्जी है ये ज़्यादा होनी चाहिए बैंड गैप से। कहने का मतलब ये है कि जो ये एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए बैंड गैप से। कहने का मतलब ये है जो ये एनर्जी है ज़्यादा होनी चाहिए बैंड गैप से। बैंड गैप कितना है वो हमें अलग अलग मटेरियल के लिए देगा, लेकिन एनर्जी कितनी है, एनर्जी है 2.06 से जो ज़्यादा होगा वही हमारा डिटेक्ट कर पाएगा। तो पहला तो है नहीं भैया। ठीक है, ये 2.06 है। तो दूसरा देखिए, दूसरा वाला देखेंगे अगर आप, ये वाली एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए तो पहला नहीं है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला है। ठीक है, तो क्योंकि 2 से 1 ही बड़ा है ना, ये तो 2 से बहुत बड़े हैं। कहने का मतलब क्या है, जो एनर्जी निकलेगी आपकी इंसिडेंट की वो हमारे EG से, बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज वो डिटेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक। जो एनर्जी हमारी बैंड गैप से ज़्यादा होगी वही डिटेक्ट करेगा। बैंड गैप की एनर्जी ये हमें दी है, हमने ये एनर्जी निकाली तो 2.06, तो 2.06 से जो ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, इससे जो हमारा ज़्यादा होगा वो डिटेक्ट होगा। उल्टा कह रहा हूँ शायद मैं, जो मतलब इस 2.06 से क्या होगा, ग्रेटर देन द बैंड गैप होना चाहिए ना। तो मतलब ये EG जो है हमारा सेकंड वाला करेगा। इसकी जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि जो 2.06 आया है इससे हमारा कम होना चाहिए। उल्टा कह रहा हूँ मैं, बैंड गैप इससे हमारा कम होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। तो इसमें कौन सा करेगा, इसमें जो डिटेक्ट करेगा वो 2 वाला करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे डिटेक्ट। ठीक, तो ये हमारा भैया इसका रिवीजन था, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कह सकते हैं आप इसको। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।